नमस्कार दोस्तों, मूवी मस्ती मैजिक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल देखकर आज समझ ही चुके होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के एक ऐसे डायरेक्टर की जिन्होंने स्पाई थ्रिलर, सस्पेंस थ्रिलर और क्रॉप ड्रामा फिल्मों में ऐसी महारत हासिल करके दिखाई है कि मैं समझता हूं कि इस तरह की फिल्में आप दूसरे डायरेक्टर से एक्सपेक्ट फिलहाल तो नहीं कर सकते। हम लोग बात कर रहे हैं नीरज पांडे सर की, जिनकी फिल्में चाहे अ वेडनेसडे हो या फिर स्पेशल 26 हो, बेबी हो, नाम सबाना हो या फिर इनकी वेब सीरीज़ हो स्पेशल ऑप्स। तो इन फिल्मों की जो राइटिंग है, स्क्रीन प्ले है, यहाँ पर जो सस्पेंस हमें देखने को मिलता है, थ्रिल एलिमेंट जो है वो बहुत ही कमाल के रहते हैं। तो आज हम लोग नीरज पांडे सर पर ही बहुत डिटेल से बात करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग सत्यविजय भाई के पास और उनसे पूछते हैं कि आपको नीरज पांडे सर की कौन सी फिल्म सबसे फेवरेट है, उस फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए सत्यविजय भाई। मैंने मतलब नीरज पांडे की तो ऑलमोस्ट सारी मूवी देखी हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छी मूवी लगी थी उनकी आ वेडनेसडे, जो मतलब उनकी स्टार्टिंग की मूवी थी। उसका जो कंसेप्ट था वो मुझे बड़ा पसंद आया था। मतलब एक नॉर्मल वेडनेसडे के दिन एक कॉल पे बात हो रही है पूरी, और मतलब बड़ा एकदम थ्रिलर टाइप की मूवी लगी थी वो, मुझे काफ़ी पसंद आई थी। उसके बाद में स्पेशल 26 जो मूवी आई थी वो तो मतलब सबको पसंद आई थी, बहुत अच्छी मूवी थी वो। तो नीरज पांडे मतलब एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनका नाम चलने लगा था एक टाइम पे कि मतलब नीरज पांडे की मूवी है तो मतलब गजब मूवी होगी। ऐसे कम डायरेक्टर हो पाते हैं, वो हाँ, आज भी कायम है। हाँ, मतलब ऐसे कम बॉलीवुड में कम डायरेक्टर हो पाते हैं जिनके नाम से फिल्में चलती हैं कि भाई ये उस डायरेक्टर की मूवी है तो अच्छी होगी। तो नीरज पांडे ऐसे गिने चुने डायरेक्टर्स में से एक हैं। और सस्पेंस थ्रिल और स्पाई के मामले में तो मतलब उनका कोई जवाब नहीं है। चाहे बेबी देख लो, बेबी में भी मतलब कितना ज़बरदस्त कंसेप्ट था। स्पेशल ऑप्स उनकी वेब सीरीज देख लो तो मतलब एक अच्छा कंसेप्ट उनका। हालांकि हाल ही में जो मूवी रिलीज हुई थी औरों में कहाँ दम था, वो थोड़ी कमज़ोर पड़ गई। बाकी उनकी मूवी ज़बरदस्त लगी है मुझे तो, और मतलब मैं काफ़ी एक्साइटेड रहता हूँ। सत्यविजय भाई, उसका भरपाई अभी सिकंदर का मुकद्दर में कर दिया है उन्होंने। अच्छा, मैं देख नहीं पाया उसको अभी, सिकंदर का मुकद्दर अभी मैंने देखी नहीं। कैसी लगी रामोतर भाई? अरे गजब गजब, मतलब कि उसका भी क्लाइमेक्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्लाइमेक्स ऐसा होगा। आपको बार बार लगे कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन वैसा होता नहीं और कुछ और हो जाता है। तो एक ये चीज़ है, आप हर एक कैरेक्टर को शक, हाँ, एक शक की दृष्टि। ओटीटी पर रिलीज हुई है क्या ये? ओटीटी पे आई है, हाँ, डायरेक्ट ओटीटी पे आई है, नेटफ्लिक्स पे आई है। मैंने तो उसका भी एक प्रमोशन का इवेंट देखा था जहाँ पे जिमी शेरगिल एक उसको मारने लगते हैं सीधे, तो काफ़ी यूनिक तरीके से उसका प्रमोशनल इवेंट रखा गया था। बाकी मूवी मेरी वॉच लिस्ट में है अभी देखने के लिए। हाँ हाँ, तो उनके नीरज पांडे की फिल्मों में एक बात गौर करने वाली बात है, कुछ एक्टर्स रिपीट हो जाते हैं, जैसे कि जिमी शेरगिल हो गए, वो रिपीट होते ही होते हैं, मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं, वो हो गए। उसके बाद वो के मेनन भी रिपीट होते हैं, है ना, मनोज बाजपेयी। उसके हाँ हाँ, तो ये लोग रिपीट होते रहते हैं और ये अच्छा बड़ा सुखद एहसास है कि ये लोग रिपीट किए जाते हैं। खैर, यहाँ पे सत्यविजय भाई बात बता रहे थे अ वेडनेसडे के विषय में। तो अ वेडनेसडे की जो उसकी जो स्क्रिप्टिंग है, उसकी स्क्रिप्ट है, उसकी जो पटकथा लिखी गई है, इतनी विद्युत गति से घटनाएं घट रही होती हैं और उन घटनाओं को मतलब एक क्या होता है कि बड़ा आपको कॉन्शियस होकर देखना पड़ेगा कि कहीं आपसे कुछ छूट ना जाए। एक घटना स्लिप हुआ ना कि आपकी फिल्म गई, एक ये चीज़ है। तो एक वो बात होता है उनकी, नीरज पांडे की एक बड़ी यूएसपी है कि आप फ्रेम से, आप स्क्रीन से हटा नहीं सकते हैं नज़र को, आप वहाँ से हटाए ना कि फिल्म स्लिप हो गई आपसे। एक ये चीज़, इनको अगर इंडिया का क्रिस्टोफर नॉलन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ये इंडियन नॉलन है। तो एक ये चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, नीरज नॉलन। तो हालांकि ये भी हम लोग कह सकते हैं कि जो क्रिस्टोफर नॉलन है वो हॉलीवुड के नीरज पांडे हैं, ये भी कहा जा सकता है, ठीक ना। तो ये बातें हैं। तो खैर, तो अ वेडनेसडे का जिक्र कर रहे थे, तो अ वेडनेसडे क्या है ना कि इतनी अच्छी फिल्म है कि इनको इंडिया में तो पसंद किया गया, फॉरेन के मेकर्स को भी ये बड़ा लुभाया और उन्होंने फिल्म बना डाली बाकायदा इसी टॉपिक पे। और उस पर हॉलीवुड के एक लीजेंड एक्टर बेन किंग्सले ने प्ले किया था, इसमें नसीरुद्दीन शाह वाला जो रोल है उसको बेन किंग्सले ने प्ले किया। तो ये बड़ी बात है कि एक इंडियन फिल्म को ऐसे हॉलीवुड लेवल पे बनाया गया, तो बड़ी बात है, एक बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, हमारे फिल्म मेकर के लिए। तो एक वो चीज़ है। काफ़ी रीमेक हुए हैं, मतलब तमिल तेलुगु में रीमेक हुए। तेलुगु में नज़र आए थे वेंकटेश और कमल हसन, और तेलुगु में नज़र आए थे कमल हसन और मोहनलाल। तो काफ़ी रीमेक भी हुआ। और इस फिल्म की आप देखो रामोदर भाई, जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो मैंने इसको टीवी पे देखा था, मैंने अपने पापा के साथ देखा। तो किस तरह का मतलब कौन से मतलब वो
नसरुद्दीन शाह कैरेक्टर है, कहता है कि हाँ भैया इनको यहाँ पर लेके आएगी, यहाँ छोड़िए, और ये नहीं पता था उस समय, बिल्कुल हमारे माइंड में नहीं आता था कि ये तो इसको बम से उड़ा ही देगा। बड़ा यूनिक मतलब कंसेप्ट बहुत था गजब की उसका। राइटिंग थी। बाद में पता चलता है ये तो आम आदमी है, ये तो बस सजा दे रहा है, वरना हम लोग यही सोच रहे थे कि उस तरह का है कि हाँ अब टेररिस्ट इसको है। छोड़ो। टेररिस्ट वाला मतलब गजब का था, अच्छा मतलब लगा पूरी मूवी में तुम देखो जो डायलॉग वगैरह है, मतलब पूरी मूवी में ज़्यादातर डायलॉग ही थे, कन्वर्सेशन ही था फ़ोन पे ज़्यादातर, लेकिन फिर भी ऑडियंस एकदम बंधी हुई थी एक एक सीन के साथ में उसके। नसरुद्दीन नहीं तो शाह के क्या है, dialogues और monologue क्या देखिए। क्या है ना सत्य विजय भाई, कि आम आदमी का जब सटक जाता है ना, सही आम बात। आदमी का सटक जाता है तो वो अच्छे अच्छे को नचा सकता है। ये फिल्म इसका सबूत है। और ऐसे सटके हुए आदमी समाज को एक नई दिशा में ले जाते हैं, सही बदल बात है। जाता है। हालांकि मैं अच्छा, हिंसा का एक सपोर्ट मैं नहीं, हिंसा का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन क्या है कि क्या होता है कि आम आदमी की जब सटकती है तो सबकी फटती है, इसमें कोई ये दो राय नहीं है। खैर यहाँ से आगे बढ़ो वैसे- तो फिर हाँ हाँ बताओ। वैसे आपको रोल किसका ज़्यादा अच्छा लगा था, नसरुद्दीन शाह का, अनुपम खेर का? दोनों ही अपने में लेजेंड हैं, लेकिन नहीं देखो, किसका ज़्यादा अच्छा लगा? दोनों ने अपने अपने किरदार को अच्छा निभाया अच्छा ये किया था। तो यहाँ पे मैं वो गौतम गंभीर वाला स्टाइल में जवाब दूंगा, नसरुद्दीन शाह और अनुपम खेर के जगह पे जिमी सेरेगल। अच्छा, नसरुद्दीन शाह का एक पिछले दिनों मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें नसरुद्दीन शाह, आप तो जानते हो आप किस तरह के थॉट्स रखते हैं, थोड़ा सा उस वे में रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि नीरज पांडे से मैंने पूछा था जब ये फिल्म बन रही थी, ये बताओ जब तुम्हारी फिल्म के जितने ये टेररिस्ट हैं सब मुस्लिम ही क्यों हैं? तो नीरज पांडे ने, नहीं सर ऐसा नहीं है, हमने उस तरह से नहीं सोचा। लेकिन नसरुद्दीन शाह ने यहाँ पर काफ़ी मतलब वो कहा था कि मतलब ये लोगों को आपने अवधारणा बना ली है कि मतलब टेररिस्ट है तो मुस्लिम ही होंगे। तो ये वाला इंटरव्यू देखा था आपने? मैंने देखा हाँ, था, देखा मैंने था। देखा था वो। लेकिन देखो, ये भी देखो क्या मैं बायस्ड लगूंगा ये बात बोल के, लेकिन अब तक जिस प्रकार की घटनाएं मैंने देखी हैं, जो विदेशी जैसे कि पाकिस्तान या फिर उधर से जिनको कहा जाता है कि वहाँ से आतंकवादी अगर आते हैं, और देखा भी गया बहुत सारी घटना, इवन जो कसाब है इसने तो कबूल भी किया था कि मैं आतंकवादी और वहीं का हूँ। तो अगर ये होते तो मैक्सिमम लोग तो वैसे ही नज़र आते हैं जो पर्टिकुलर किसी खास धर्म से नज़र आते हैं। तो नीरज पांडे ने उस वे में ये चीज़ों को रखा था। हालांकि ये भी सच है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, धर्म नहीं होता, लेकिन ये भी सच है कि किसी धर्म को आतंकवाद का समर्थन नहीं करना चाहिए। अगर आप आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं तो फिर आप पे उंगलियां उठेंगी, ये चीज़ें हैं। हालांकि मैं किसी आगे धर्म चल को यहाँ डिमीन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये भी अल्टीमेट सच है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, खराब आदमी का कोई धर्म नहीं होता है, और दुनिया का कोई धर्म बुरा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि आदमी उसको किस तरीके से लेता है। आपको सहिष्णु होकर हर धर्म को ढंग से समझना चाहिए, हर धर्म की इज्जत करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी वो देखने को मिल कहाँ रहा है भारत में। सब एक दूसरे पे आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहे हैं। कोई कह रहा है 10 मिनट पुलिस हटा दो, कोई कह रहा है 5 मिनट पुलिस हटा दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मरो लड़ो, अब क्या कर सकता है, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। राजनेताओं से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए हमें। आगे चल के हुआ ये था, नसरुद्दीन शाह की मतलब काफ़ी सारे जो आपत्तिजनक बयान थे उस पर अनुपम खेर ने भी रिएक्ट किया था। और आज के टाइम पे मतलब ऐसा है कि मतलब इन दोनों की बनती नहीं है एक दूसरे से, ज़्यादातर का कुछ चीज़ों पे विवाद ऐसा हुआ लेकिन था। जानते सत्य विजय भाई, आर्टिस्ट को इन प्रकार चीज़ों से बचना चाहिए मेरे हिसाब से। धार्मिक है क्योंकि वो आप सबके एक्टर हैं, आप न्यूट्रल अपने होकर काम धार्मिक करना भावनाओं को चाहिए, तो सही बात है। हाँ, धार्मिक भावनाओं को साइड करके रखिए आप। इसमें इस मामले में मुझे सलमान खान बंदा सही लगता है कि वो जय जय बजरंग बली भी कर रहा होता है, वो बंदा फिर वैसे रोल भी प्ले करता है, हर प्रकार का रोल प्ले करता है। तो मेरा ये एक्टर मानना का है। देखो काम ही वही है कि हर टाइप का रोल करे, उसको पर्सनली वे में ना लेके जाए या इस टाइप की चीज़ों से अफेक्ट ना हो। लगा एक्टर जैसे नसरुद्दीन शाह सर जो हैं, अब ये देखिए एक तरह से अपने रिटायरमेंट पर आ चुके हैं, ठीक है। तो मतलब जो इनका पीक करियर था 80s 90s, तब तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। अब जाके इनके बयान बड़े खतरनाक निकल के आते हैं। इन्होंने कहा, इनका एक बयान था कि मैं अमिताभ बच्चन को ग्रेट एक्टर नहीं समझता, ना ही उन्होंने ऐसी कोई ग्रेट फिल्म करी है। तो इस पर काफी बड़ा देखो आप भाई, उनके समझने न समझने से क्या होता है, इससे अमिताभ की ग्रेटनेस चली नहीं जाती है। लोग तो समझते हैं ना, और लोग नहीं समझते तो अमिताभ आज यहाँ नहीं होते। सच तो ये कि मैं नसरुद्दीन शाह सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी एक्टिंग मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है, बहुत ज़बरदस्त। ये उनकी निजी, देखो ये उनकी निजी राय हो सकती है, निजी राय हो सकती है। आप लोग हर एक आदमी को अपना निजी राय रखने का ये, लेकिन हम बहुत समर्थन नहीं करते उनकी इस बात का।
उन्होंने राजेश खन्ना को भी यही सेम लाइन बोली थी। खैर हम लोग नीरज पांडे सर पर चलते हैं। तो रामोतर भाई, आप देखिए इनकी जो मूवी थी अ वेडनेसडे, उसका प्लॉट आप देखिए कि एक इंसान है, आम इंसान, जो पुलिस वालों को कॉल कर रहा है, बोल रहा है कि इस टेररिस्ट को रिहा करो, और आखिरी में क्लाइमैक्स में जाके एकदम से चीज़ें एकदम चेंज हो जाती हैं। ठीक, इसके बाद इनकी जो दूसरी मूवी आती है स्पेशल 26, उसमें आप देखिए कि भैया कुछ पुलिस वाले हैं जो नकली कुछ लोग हैं जो नकली इनकम टैक्स ऑफिसर बन के इस तरह की चीज़ें करते हैं। मतलब यूनिकनेस काफ़ी लेके आए थे ये, काफी अच्छा लगा जब आपने रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। अब है वो यूनिकनेस था मुंबई में 70s या 80s के आसपास रियल स्टोरी हुई थी वो, जिसमें घटना पे ये साउथ स्पेशल इंडिया में हुआ 26 था, बनी बैंगलोर थी। साइड हुआ था ना सत्य विजय भाई? बैंगलोर में हुआ ये था घटना कि मुंबई में हुआ था? हाँ, साउथ इंडिया में का ये घटना हुआ था, बैंगलोर या साइड हो हुआ सकता था है, ये मुझे घटना। याद ना हो, लेकिन रियल घटना पे, इंसिडेंट पे आधारित है। और उसमें रियल भी घटना पे आधारित थी। मतलब 26 लोगों को रिक्रूट किया था उसमें स्पेशल, और बिल्कुल सेम यही कंसेप्ट था उसमें। इवन गौर कीजिए उस फिल्म का जो कलर करेक्शन है, जो स्क्रीन दिख रहा होता है, हाँ। वो एक बार मन लगता है कि हाँ कुछ देख रहे हैं, एक जमाना को दिखाता है कि उस दौर की स्क्रीनिंग कैसी दिख रही है। तो उस दौर को दिखाता है, उस दौर की चीज़ें दिखती हैं। इवन वो जो कोलकाता में एक दिखता है, वो लोग इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर जो रेड करते हैं, है ना, तो वाकई मैं कोलकाता गया हूँ और उस प्रकार के ऑफिसेज मैंने देखे हैं, तो बिल्कुल एकदम लगता है कि एकदम वैसा ही कुछ है। तो ये चीज़ें हैं। गजब सीन था वहाँ पे। वही कोलकाता वाले, उसमें एक सीन था ना कि ये लोग रेड मारने जाते हैं और इनकम टैक्स वाले पहले से ही उसके यहाँ छापा मारे बैठे हैं। तो फिर वो बोलते हैं अरे आप कौन? नहीं, अनुपम खेर से पूछते हैं अरे एड्रेस याद नहीं रहता, हमें दूसरी वाली बिल्डिंग में जाना था। सीबीआई वाले वहाँ पहले से पहुँचते रहे, लोग इनकम टैक्स वाले बन के ये लोग इनकम टैक्स वाले जाते हैं। मतलब गजब मजा आया था यार देख के वो तो। बेहतरीन फिल्म थी। मतलब उसको अभी भी आप देखोगे तो आप बिल्कुल बोर नहीं होगे। अरे टीवी पे कभी भी आती है तो मतलब एक एक सीन इतना जबरदस्त है कि मतलब अभी भी देख लेते हैं उसको। इनकम टैक्स ऑफिसर का रिक्वायरमेंट कि भैया जो आ रहे कैसे आ रहे थे लोगों को सेलेक्ट कर लेते। हाँ, इवन उसमें गौर करो कि अनुपम खेर कितना, उसमें जब अनुपम खेर थप्पड़ मार देते हैं अक्षय कुमार, उसके बाद का एक्ट देखो कि वो बंदा गजब का, वो सीन बड़ा अजीब अच्छा है। इवन क्या करो कि मैंने अभी उसके क्लिप्स फेसबुक पे कई लोगों ने इलीगल तौर से मुझे लगता है कि अपलोड किए हुए, तो कभी कभी स्क्रॉल करते हुए दिख जाते हैं, तो वो मैं रुक के देखने लग जाता हूँ। फिल्म तो दूर की बात है, ऐसे ही मैं देखने लग जाता हूँ। वो क्लिप पूरा 15-20 मिनट के जो क्लिप होते हैं मैं पूरा देख जाता हूँ, कई बार रिपीट में देख जाता हूँ। तो फिल्म में वो बात है। इवन बेबी गौर करना, बेबी में जो मिडिल ईस्ट, हाँ, एक ही बार बोल पड़ रहे हैं हम लोग। बोलिए सत्य विजय भाई, बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि उस टाइम पे जब ये मूवी रिलीज होने वाली थी तो मुझे याद है कि न्यूज़पेपर मेरे यहाँ आता था, तो उसमें मतलब ऐसे आर्टिकल आते थे मूवी के बारे में कि यहाँ पे रेड पड़ी है कोलकाता में यहाँ पे, और उसको इस तरह से इन लोगों ने मतलब प्रमोशन किया था कि ऐसा लगता था कि भाई सही में छापा पड़ा हुआ है यहाँ पे। मतलब इस टाइप से उसका प्रमोशनल पूरा कंटेंट था। फिर बाद में नीचे से बिल्कुल छोटी सी लाइन लिखी रहती थी कि ये मूवी का वो है, जो ज़्यादातर समझ में नहीं आती थी, पढ़ने में नहीं आती थी। तो एक दो दिन तो मतलब ऐसे ही हुआ, मुझे लगा कि सच में कहीं रेड पड़ रही है, इनकम टैक्स वालों ने छापा मारा है उसमें। तो ये बड़ी गजब स्ट्रेटजी थी उस टाइम पे। इवन गौर कीजिए, जिसमें ये जो बेबी का मैं बात कर रहा था, आपसे पहले मैं बोल रहा था, तो उस वक्त वहाँ पे जो मिडिल ईस्ट वगैरह जो दिखा है, वो मतलब गजब का। ऐसे एक्सप्लोर करना मिडिल ईस्ट को इंडियन फिल्मों ने एक्सप्लोर नहीं किया था इससे पहले इस लेवल पे जाके। तो पूरा फिल्म मिडिल ईस्ट में दिख रहा है, पूरा वो दिख रहा है। फिर इवन जो कैरेक्टर्स को डिज़ाइन किया है इन्होंने, हाफिज़ सईद को जो दिखाया है, तो बिल्कुल लगता है कि भाई हाँ, ये अगर हाफिज़ सईद है तो ऐसा ही है। ठीक है, तो हर एक कैरेक्टर को देखा। इनका जो रॉ का मोड ऑफ अप्रेंटिस दिखाया गया है, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। अगर रॉ, पता नहीं रॉ ऐसे काम करती है नहीं करती है, लेकिन अगर ऐसे करती है तो बड़ा यूनिक तरीके से रॉ काम करती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्पाई थ्रिलर फिल्मों का भारत का जादूगर, अगर किसी को जादूगर कहा जाए तो नीरज पांडे को कहा जा सकता है। नाम सवाना में देखिए, नाम सवाना में जो इसको क्या नाम है उस एक्ट्रेस का नाम, मैं फिर भूल जा रहा हूँ, तापसी पन्नू।
तो तापसी पन्नू को रिक्रूट करता है ये लोग रॉ के लिए, तो गौर कीजिए कि कैसा प्रोसेस बताएगा कि रॉ के लिए रॉ आपको ट्रैक कर रहा होता है, आपको बचपन से ही ट्रैक कर रहा होता है कि भाई इस बंदे को रिक्रूट करना है, इस बंदी को रिक्रूट करना है, और कई लाखों में से आपको ट्रैक कर रहा होता है और सही मौके का इंतजार कर रहा होता है कि इसको एक ऑफ़र करे। रॉ उस समय ऑफ़र करते हैं और फिर ट्रेनिंग का जो प्रोसेस दिखता है, किस प्रकार का एक अबेंडेंड हाउस है, वहाँ पर फिर जाइए, फिर वहाँ घुसिए, फिर ये देखिए। तो ये प्रकार की चीज़ें हैं। अगर ऐसा वाकई में रॉ करता है तो बड़ा यूनिक है। हालांकि कई लोग बताते हैं, जो रॉ ऑफिशियल्स जो लोग रिटायर हो चुके हैं, वो लोग अपने इंटरव्यूज वगैरह इस प्रकार की चीज़ों को मानते हैं, कहते हैं हाँ इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। हालांकि फिल्में समाज का आईना है, तो जाहिर है कि फिल्म कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड रहते, तो घटनाएं तो वो देखते हैं और मिलते ही होंगे। मुझे लगता है नीरज पांडे कई ऑफिसर्स से मिले होंगे इससे पहले, मुझे ऐसा लगता है। अब सच्चाई क्या अलग बात है। बिल्कुल मिले होंगे। हाँ, तो वो जितना बारीकी से चीज़ों को दिखा पाते हैं, ये चीज़ें इवन उन्होंने स्पेशल ऑप्स का जो 2 सीजन बनाया है उन्होंने, ठीक ना। आप लोगों ने देखा वो स्पेशल ऑप्स? मैंने पहला सीजन देखा, उसका दूसरा नहीं देख पाया। पहला सीजन देखा। नहीं, दूसरा भी देखिए, दूसरा और मज़ा आएगा। तो उसमें वो जितना एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग कंट्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एकदम जेम्स बॉन्ड वाला टाइप फील देता है कि उनके कैरेक्टर्स अलग अलग कंट्री एक्सप्लोर कर रहे हैं। इवन उनका जो वो सीरीज़ जो है वो इतनी महंगी तरीके लगती है, एकदम लेविश है वो सीरीज़ में जो चीज़ें दिख रही हैं, वो मतलब कि क्या है कि एकदम मिशन इम्पॉसिबल। उनके जो कैरेक्टर्स है वो ये अप्रोच कर रहे हैं अपने हर एक घटनाओं को, जो अंजाम दे रहे हैं उन घटनाओं को। इवन एक था टाइगर, जिसकी फिल्म में पीछे छूट जाती है स्पेशल ऑप्स को आप जब देखिएगा, तो उनके जो कैरेक्टर, हाँ, वो जो कैरेक्टर्स अपने घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, अपने मिशन को अंजाम दे रहे हैं, अपने जॉब को अंजाम दे रहे हैं, तो वो इतने बड़े कैनवस पे चीज़ें दिख रही होती है, जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, वो कई बार मिशन इम्पॉसिबल के आसपास पहुंचती हैं। वो जो घटनाएं हैं और जिस प्रकार कैमरा वर्क है, वो सब मिशन इम्पॉसिबल के लेवल के चीज़ें चली जाती है, जहाँ पे एकदम बिल्कुल लगता है कि भले इंडिया का कोई एक टेलीविज़न एक्टर हो, जैसे कि उसमें कोई एक्टर था ना स्पेशल ऑप्स का सीजन 1 में, क्या नाम था उसका, जो एंकर वगैरह का काम करता है ये पे, जो इसमें भी था ना, अभी जो खाकी करके जो सीरीज आई थी, नाम मैं उनका भूल जा रहा हूँ, तो वो उसमें एकदम बिल्कुल लगता है कि ये बंदा ये है, टॉम क्रूज टाइप का लगने लगता है एक समय के बाद। हालांकि टॉम क्रूज से मुकाबला नहीं है उनका, लेकिन कहने का मतलब कि प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। इवन उन्होंने खाकी जो सीरीज अमित लोढ़ा के लाइफ पे बनाई, ठीक ना, तो वो भी मैंने पूरा देखा। इवन फिल्म झारखंड, ये जो सीरीज है झारखंड में भी कही जाती है कि कुछ जगह पे शूट हुआ था, पता नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन जब झारखंड में एक सीन है जहाँ पे झारखंड दिखाया जाता है, तो वो जिस जगह को दिखा रहे हैं उन जगहों पे मैं गया हुआ हूँ। तो मतलब कि एक दिखाने का तरीका है कि क्या गजब तरीका से वो उन्होंने दिखाया है चीज़ें। तो अब झारखंड में वो चीज़ें दिखाया, डिटेलिंग भी, हाँ, डिटेलिंग और विश्वास लगता है। आप देखो ना, जो मुकद्दर सिकंदर का जो मुकद्दर है, इसमें जो लीड कैरेक्टर है वही उसमें खाकी में चंदन महतो का रोल किया हुआ है, उग्रवादी चंदन महतो का रोल किया हुआ है। आप रियल लाइफ में जो चंदन महतो का जो कैरेक्टर है, उनका पता नहीं नाम क्या है, शायद चंदन महतो ही नाम है, वो वाकई में अभी भी हैं। तो उनका कहना है कि मुझे गलत तरीका से अमित लोढ़ा ने अपनी किताब में डिपिक्ट किया है, गलत तरीका से मुझे दिखाया है, ऐसा उनका कहना है। कोई इंटरव्यू है, पता नहीं अब इसमें कितनी सच्चाई है। तो वो चीज़ें हैं। तो हालांकि ये जो ये पूरी कहानी वो अमित लोढ़ा के बुक पे आधारित है। आईपीएस जो अमित लोढ़ा साहब हैं उनके बुक पे आधारित है। सीरीज देखने में अगर उसको एक सीरीज की तरह देखा जाए तो बहुत मज़ेदार। अब ऑथेंटिसिटी क्या है उसकी, उस पर सवाल उठ रहे हैं। खैर, इवन अमित लोढ़ा पे शायद कुछ लीगल केस हो गया था उनके इस किताब पे और ये सीरीज पे, शायद ऐसा कुछ हुआ था, न्यूज़ पे आ रहा था ये चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो मूवी है सिकंदर का मुकद्दर, ये आपने देख लिया, मतलब किस टाइप की है, मतलब क्या है, कैसी लगी आपको? ये हाँ, एक देखो, एक सिंपल कहानी है कि हीरे चोरी हो जाते हैं, ठीक ना। अच्छा, हीरे चोरी हो जाते हैं और कुछ एक 3-4-5 कैरेक्टर के बीच में फिल्म घूम रही होती है, ठीक ना। अच्छा, उसी में चोर भी है, उसी में पुलिस इंस्पेक्टर भी है, वही पुलिस इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन वर्षों गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता है। एक समय पे तो फिल्म थोड़ा बहुत कहीं कहीं बोर भी करने लगेगी तुमको कि क्या चल रहा है यार, लेकिन जब क्लाइमैक्स आएगा ना तो कहेगा कि नहीं वो सारी चीज़ें सार्थक थी। उसमें लगने लगा कि ये फिजूल की घटनाएं हैं, नीरज पांडे ने बनाया इसको। एक समय पे दिमाग में सवाल भी उठने लगता है, लेकिन जब क्लाइमैक्स में पहुँच जाती है फिल्म तब लगेगा कि नहीं वो घटनाएँ ज़रूरी थी।
ये चीज़ें। अच्छा, आपको नीरज पांडे की मूवी MS द धोनी कैसी लगी थी? MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी। देखो वो अपने जॉनरा से हट के काम कर रहे थे उसमें। मुझे लगता है कि मतलब कि थोड़ा और अच्छा बनाया जा सकता था MS धोनी को, मेरे हिसाब से थोड़ा और अच्छा बनाया जा सकता था। उन्होंने अपने जॉनरा से हट के काम किया। हालांकि फिलहाल जब तक अच्छा नहीं बनाया जाए तब तक उस फिल्म को तो अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि उसको और अच्छा बनाया जा सकता था। फिल्म में मतलब कई आपको चीज़ें छोड़ लगता दी, है और उस लेवल की मतलब नहीं मिल लगी आपको जैसी उनकी फिल्म में कई awareness चीज़ें जिस छूट जैसे फिल्म में कई चीज़ें छूट गई हैं। उसमें MS धोनी के भाई नहीं दिखते हैं, गौर करना। MS धोनी हाँ, के हाँ, रियल नहीं भाई मैं सामने से मिल चुका हूँ उनको, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। ठीक ना। वो कुछ दिन झारखंड पॉलिटिक्स में एक्टिव भी थे। ठीक ना। तो वो हमारे एक लोकल गांव में एक प्रोग्राम में आए हुए थे, तो वहाँ सामने से मिलना हुआ था उनसे। शायद नरेंद्र धोनी करके उनका कुछ नाम है। तो उनको बिल्कुल फिल्म में नहीं दिखाया गया है। हाँ, ये दिखाना चाहिए, मतलब बताते हैं कि उनका अपने धोनी के करियर में नहीं तो काफी उनका योगदान भी रहा ऐसा तो starting नहीं से है कि इसमें। पर्सनल कुछ इशू चल रहा हो इस वजह से। पर्सनली कुछ है, ऐसा कुछ सुनने में आता है पर्सनल। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आपको सॉर्ट आउट करके दिखानी चाहिए थी। ऑथेंटिसिटी घटती है इससे, एक वो बात है। दूसरा ये बात है, क्या लगता है कि साक्षी धोनी क्या MS धोनी को नहीं जानती होगी? जब वो होटल वाला जो सीन है जहाँ पे MS धोनी को पहचान ही नहीं रही, ऐसा हो सकता है? नहीं देखो, अब कुछ हो तो सकता है, मुझे तो लगता सिनेमैटिक है हो उससे सकता है दिखाना भी कि पड़ता है। जैसे कुछ और कई लोग वाकई में मतलब मुझे मतलब नहीं उतना लगता नहीं है होते। इस अरे सिनेमेटिक मुझे लगता है कि सिनेमेटिक लिबर्टी हो सकता है कि MS धोनी को कैसे नहीं जानेगा लोग, नहीं नहीं और नहीं खास नहीं नहीं करके जो होटल मैनेजमेंट जैसे जगहों पे है, कैसे नहीं जानेगा? नहीं, ऐसा हो सकता है। हर किसी को, जैसे आपको क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट है, तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ इतना लोग को इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं नहीं है। इंटरेस्ट होता है। नहीं, कोई ऐरा गहरा खिलाड़ी होता है वहाँ तक समझ में आता है। जैसे उसमें एक पार्ट दिखाएगा जहाँ पे उनकी जो एक्स जिनका शायद डेथ हो जाता है, तो वो समझ में आता है कि वो उस समय इनिशियल फेज में थे MS धोनी, तो उनको नहीं लोग पहचाना। लेकिन जब भारत के कप्तान है, एक जो मैनेजमेंट की है, होटल मैनेजमेंट जो कर रही है, उसको रेगुलर अखबार पढ़ना होता है। ठीक है, और रेगुलर TV पे अपडेट रहती है, वो MS धोनी को नहीं जान रही है। नहीं जाने तो फिर तुम मैनेजमेंट करने लायक नहीं हो। क्लियर बात है। तो ठीक है, हैं? लेकिन ऐसे तो कई लोग रेगुलर मतलब मैंने अखबार देखे पढ़ो हैं। भाई। मतलब ऐसे हैं? कई लोग तो मैं खुद उनसे मिला हूँ कि मतलब जो नहीं जानते, कई पॉपुलर क्रिकेटर को नहीं जानते, नहीं, मैं वो नहीं एक्टर कह को रहा नहीं हूँ। जानते। वो धोनी को तो जानते हैं, धोनी को तो सब जानते हैं, लेकिन मतलब जैसे कुछ मैं ये दूसरे मैं ये दूसरे मैं ये क्रिकेटर कह रहा हो हूँ गए। सत्य विजय, मैं ये कह रहा हूँ सत्य विजय भाई कि आप साधारण आदमी नहीं है। आप एक एक होटल मैनेजमेंट ट्रेनी है, तो आपको अपडेट होना चाहिए। आप लोग नहीं जानेंगे तो आप कैसे लोगों को सेवा देंगे? आप फिर तो उनके साथ ऐसे ही बदतमीजी करेंगे ना, जैसे फिल्म में दिखता है कि वो MS धोनी को आप नहीं जान रहे हैं। अब MS धोनी जैसा दूसरा कोई बहुत प्राउड बंदा होता, मालिया उलिया टाइप, कहता है मुझे नहीं जानती हो तुम, ऐसा नहीं हो जाता है। समझ रहे हैं ना, कोई बड़ा बिजनेस। अच्छा, अभी नीरज पांडे की जो लास्ट थिएट्रिकल रिलीज है, औरों में कहाँ दम था, फिल्म बेशक नहीं चली है, अभी हमने देखी भी नहीं है, लेकिन एक कहीं मैंने ना भी कहीं नहीं मेरे देखा, अंदर मैंने भी नहीं देखा, एक होप है कि मैंने नहीं मैं इस देखा। फिल्म को देखूंगा और शायद क्लाइमेक्स में कुछ अलग चीज़ मिलेगी, ऐसा है। अभी देखा तो नहीं है फिलहाल, मैंने भी देखूंगा नहीं इसको देखा, और लेकिन। इवन OTT पे भी आ गया, लेकिन मैंने नहीं देखा अभी तक, क्योंकि रिव्यू बड़े पॉजिटिव नहीं थे। तो वो यही होता है हाँ, कई बार, देखो रिव्यू की वजह से मैं खुद उसको नहीं देख पाया कि यार बहुत ही ख़राब रिव्यू है, तो चलो बाद में कभी टाइम मिलेगा तो देख लेंगे। ऐसा हो देखो जाता यहीं है से पता रिव्यू से चलता कई है बार। रिव्यू का इम्पैक्ट कितना पड़ता है। तो क्यों ना रिव्यूअर बैन कर दिया जाए क्या? नहीं, बैन ना करो, बैन ना करो। खैर, मैं MS धोनी पे यहाँ पे आ रहा था, मैं कुछ बात बोलना चाह रहा था वहाँ पे, फिर स्लिप हो गया मेरे माइंड से। जैसे कि उनके कुछ घटनाएं जो कि और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, जैसे कि वो हमारा जो होम डिस्ट्रिक्ट है रामगढ़, इवन यहाँ भी खेलने आया करते थे टूर्नामेंट वगैरह, और लोकल टूर्नामेंट वगैरह का थोड़ा सा पार्ट दिखना चाहिए था, लेकिन बहुत नहीं लोकल नहीं, लाइव उनका एक इनिशियल लाइफ रामावतार बहुत भाई, कम दिखा। ये भी चीज़ है कि वो लगभग 3 घंटे की मूवी ऑलरेडी हो चुकी थी। अब हर चीज़ उसमें इंक्लूड करते तो फिर बहुत बड़ी मूवी हो जाती वो तो। फिल्म मेकर की भी एक वो होती कि अगर वेब सीरीज बना रहे हैं तो उनके पास में चलो टाइम की बाउंडेशन नहीं है, लेकिन मूवी में तो बाउंडेशन भी होती है टाइम की, तो कई सीन कट करने ही पड़ते हैं उनको। हाँ खैर, अब बात जो भी है, लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या, कोई वेब सीरीज वगैरह बन जाए MS धोनी पे तो मज़ा आ जाए। लेकिन तरीके से बहुत चीज़ें मतलब मैं दिखाई जा अपनी बात सकती हैं। बताऊं तो मुझे काफ़ी पसंद आई थी MS धोनी। मैं थिएटर में देखने के लिए गया था। हाँ, मुझे फिल्म- मुझे मतलब बहुत मुझे अच्छी बड़ी पसंद मेरा आई वो थी। कहना है कि नहीं, फिर कमेंट में लोग आ जाएंगे कि इस बंदे को सिनेमा की समझ नहीं है, लोग फिर यही कहेंगे मुझे, जैसे मैंने रणवीर सिंह को वो बोला था। तो बात यहाँ पे ये है कि मैं फिल्म को फिल्म को बुरा नहीं कह रहा, फिल्म बड़ी अच्छी है, लेकिन इसमें अगर ये चीज़ें और जोड़ दी जाती तो फिल्म और अच्छी हो जाती। मेरा कहने का मतलब ये है।
जी। तो फिल्म अच्छी है, उससे मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। खैर अच्छा, आगे अगली फिल्मों की बात कर लिया जाए। रामोदार भाई, आपके आपके वहाँ के हैं धोनी, तो मतलब इसमें कितना जो पहली गर्लफ्रेंड दिखाई है, इसमें कुछ सच्चाई है स्टोरी में, कि मतलब ये एकदम ही फिक्शनल थी? अरे भाई, तो उसमें जो पहली गर्लफ्रेंड वाला जो सिचुएशन है वो झारखंड का थोड़े था, वो तो बाहर ही हो रहा है, वो तो आप लोग के एरिया में कहीं पे हो रहा होगा वो सब घटना है। जहाँ भी हो रहा हो तो आपको क्रॉस चेक करना चाहिए था थोड़ा। अच्छा, मैं- एक वीडियो, अरे एक धोनी का एक बहुत, मेरे घर से 25-30 किलोमीटर दूर उनका फार्म हाउस है, कहो तो पूछ के आ जाए, पॉडकास्ट को चलते रहने हाँ दो। हाँ हाँ, थोड़ा सा व्लॉगिंग कर दीजिए। क्यों धोनी नहीं, का नहीं, एक बहुत पॉडकास्ट पुराना को चलते वीडियो रहने दो, वायरल मैं हुआ पूछ के था। आता हूँ फिर आके कंफर्म करता हूँ। धोनी के दोस्तों के साथ में एक शायद वायरल वीडियो देखा होगा, जिसमें ऐसी एक खेत में धोनी के बड़े बड़े हाँ। बाल हैं, वो घूम रहे हैं, हाँ, तो इसमें गाली दे वो रहे थे, गाली गाली दे दे के रहे बोलते, अरे क्या जच रहा है माही, और अरे सपना का जिक्र होता है उसमें, कह रहे ये सपना को दिखाऊंगा ये। मैं उन लोगों से भी मिला हूँ, मैं उन लोगों से मिला यहाँ पे, वीडियो में दिख रहे हैं उन लोगों से मैं नहीं मिला हूँ, मतलब कि यहाँ पे लोकल हमारे ज़िले में जो लोग उनके साथ क्रिकेट खेलते थे, एक कोई भोपाली करके, आजकल वो शायद लोकल पॉलिटिशियन वगैरह कुछ हो गए हैं, तो उनका एक पान का दुकान था, और वो बड़े अच्छे, वो भी क्रिकेटर थे, तो उनके यहाँ पे उनके पान की दुकान में फ़ोटो वोटो भी लगा हुआ है। MS धोनी वहाँ रुका करते थे, रांची से आया करते थे यहाँ पे, और यहाँ पे एक ग्राउंड है, बड़ी सी ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे छक्के मार के बाहर निकाल देना आसान नहीं है, लेकिन ये वो लोग कहते हैं कि उस ग्राउंड के जस्ट आगे एक सड़क है, सड़क के उस पार गराज वगैरह बहुत सारा गाड़ियाँ बनती हैं, तो ये ग्राउंड से मारते थे, ग्राउंड के बीच से मारते थे MS धोनी, सो रोड से पार होके उस उधर गराज वगैरह में चला जाता था सारा बॉल, तो इतने तगड़े छक्के मारते थे। ये चीज़ें हैं। इवन ये जब वो हमर जो खरीदे थे, हमर करके जो गाड़ी था, तो वो लेके शायद रामगढ़ आए थे उस वक्त अपने दोस्त से, उसी से मिलने के लिए, जिसका भोपाली करके मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनसे मिलने के लिए वो आए हुए थे। अच्छा, खैर दोनों नीरज पांडे को वापस लौटते हैं। नीरज क्या- पांडे क्या की लगता है? स्पेशल 26 का भी पता है, रीमेक बनाया था सूर्या ने तमिल में, कई बार टीवी पे आती अच्छा, रहती है वो हाँ। आज के टाइम पे। थाना श्रद्धा कोंटा में से नाम था कुछ। हाँ, नाम जो भी हो, लेकिन कई बार मैंने उसको देखा है, टीवी पर आती रहती है वो। हाँ हाँ, तो मैं तो यही कहूँगा ना, अगर नीरज पांडे साहब तक ये वीडियो पहुँच जाए, पता नहीं पहुँचे नहीं पहुँचे, लेकिन अगर पहुँच जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि आप स्पाई थ्रिलर, सस्पेंस थ्रिलर, इस प्रकार की फिल्मों के जादूगर हैं, आप इस जॉनर पे और एक्सप्लोर करें और फिल्में हमें दें, आप इससे ना हटें, क्योंकि ये आप स्पेशलिटी दूसरे उनकी जॉनर पे, हाँ, दूसरे जॉनर पे जाएंगे, आप बेशक अच्छा करेंगे, लेकिन फिर इस जॉनर में आपसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। तो मैं कहूँगा कि आप इस प्रकार की फिल्म, एक इस दौरान की मैं एक चीज़ और जिक्र करना भूल रहा हूँ, इनकी एक सीरीज आई थी द फ्रीलांसर करके, जिसमें मोहित रैना थे लीड रोल में, हाँ, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे भी अवेलेबल है, वो भी उसमें मिडिल ईस्ट दिखा है, गजब का दिखा है। तो मतलब कि स्पेशलिटी जो है इस प्रकार के चीज़ों पे, सस्पेंस थ्रिलर या फिर स्पाई थ्रिलर पे द फ्रीलांसर का भी देखना बड़ा मज़ा आएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि इनको इस प्रकार की चीज़ें और बनानी चाहिए, और इनको इसी जॉनरा पे टिका रहना चाहिए, ताकि भविष्य में आज से 100 साल बाद भी जब जिक्र हो तो लोग नीरज पांडे का नाम भूले ना कि इस प्रकार का कोई फिल्म मेकर आया था। सही बात है। ठीक है, अब तो कंक्लूड करो इस वीडियो को, काफ़ी लंबा बात करते चले आए हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा नीरज पांडे के ऊपर हमारा आज का स्पेशल वीडियो। तो आपको नीरज पांडे की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।